हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम है सुरभि सिंह और आज मैं आपसे अलॉय एंड उसके टाइप्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर इनकेस आपको बाहर से नॉइज़ आती है तो बाहर बारिश हो रही है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम बात करते हैं अलॉय की। अलॉय में हम कोई भी दो मेटल को लेकर एक तीसरा मेटल बनाते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी उन दोनों मेटल्स की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है। यानी किसी भी दो मेटल को कंबाइन करना, उसको हम बोलते हैं अलॉय। कॉम्बिनेशन विल हैव अ रेजिस्टिविटी मोर देन द अदर मेटल। कॉम्बिनेशन कैन बी डन बाय डिफ्यूजन और बाय ए चेंज इनटू अ मोल्टेन स्टेट। यानी हम एक मेटल में दूसरे मेटल को डिफ्यूज़ करके भी हम तीसरा मेटल बना सकते हैं, या हम उसके मोल्टेन स्टेट में उसको चेंज करें और उसके बाद दोनों को मिक्स करें। मेन पर्पस हमारा होता है अलॉय करने का कि हम उसकी रेजिस्टिविटी को बढ़ाएं। रिजल्टेंट मेटल इज कॉल्ड अलॉय। अलॉय बेसिकली अलॉय फॉर्म होने में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हम इसके तीन टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट होता है कि एटम ऑफ डिफरेंट साइज कॉजेज अ वन द लेटेस पैरामीटर, सो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्स डिस्ट्रॉय द पीरियोडिसिटी। यानी जो दो एटम होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं और जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो उनके जो लेटेस्ट पैरामीटर होते हैं उनमें वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से पीरियोडिसिटी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी वजह से आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सेकेंड आपका होता है कि जो दो एटम्स होते हैं उनकी वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, यानी उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो इसकी वजह से लोकल चार्ज डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी। अगर स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो मोबाइलिटी डिक्रीज करेगा, और अगर मोबाइलिटी डिक्रीज कर रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, और इन दैट केस आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। थर्ड आता है अलग अलग एटम्स की जो फर्मी लेवल एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन सॉल्यूट्स विच हैव अ डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कंपेयर टू होस्ट एलिमेंट अल्टर्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन अलग होता है, जिसकी वजह से आपकी फर्मी लेवल की पोजीशन अलग अलग हो जाती है। सो सॉल्यूट विच हैव अ डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कंपेयर टू होस्ट एलिमेंट अल्टर द पोजिशन ऑफ फर्मी एनर्जी। तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। एक होता है कि आपके एटम की साइज की वजह से डिफरेंट होता है, एक होता है डिफरेंट वैकेंसीज की वजह से, और एक होता है डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की वजह से। इन तीनों पैरामीटर आपके रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही मैंने टोटल रेजिस्टिविटी ड्रॉ की है और यहाँ पर एक टेम्परेचर लिया हुआ है। तो अगर हम इस ग्राफ में बात करें तो जीरो टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पर भी एक रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट करती है मेटल में, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। रेजिडुअल रेजिस्टिविटी आपकी बेसिकली दो टाइप से होती है। उसमें फर्स्ट आता है इम्प्योरिटी रेजिस्टिविटी एंड सेकेंड आता है डिफेक्ट रेजिस्टिविटी। यानी अगर एक मेटल में हम दूसरे मेटल को जब कंबाइन करते हैं, जो तो दूसरा मेटल होता है वो एज अ इम्प्योरिटी वर्क करता है। तो इसकी वजह से जब आपको पता है कि इम्प्योरिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो आपका रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। आप चाहिएगा पहले की वीडियोस में, तो आए कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। सेकंड आता है आपका डिफेक्ट्स, यानी जब हम एक मेटल्स में दूसरे मेटल को कंबाइन करते हैं तो कुछ डिफेक्ट्स बनते हैं जिसकी वजह से आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम रेजिडुअल रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसके बाद अगर हम किसी टेम्परेचर पे बात करते हैं, सपोज T1 टेम्परेचर पे आपकी रेजिस्टिविटी ρ1 है और T2 टेम्परेचर पे आपकी रेजिस्टिविटी ρ2 है, तो आपको दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ρ2 इक्वल्स टू ρ1 प्लस उन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस इनटू अल्फा। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट वाले टेम्परेचर की जो रेजिस्टिविटी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अप टू डीबे टेम्परेचर तक आपकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट उसके बाद आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। डीबे टेम्परेचर के बाद जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेगा और इसकी वजह से आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। सो यहाँ पर अगर आप टोटल रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो रेजिडुअल रेजिस्टिविटी ये और प्लस आपकी थर्मल रेजिस्टिविटी होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो मैंने थ्योरी समझाई ये पूरा आपको यहाँ पर मैंने लिख कर दिखा दिया है। अगर हम 0 केल्विन पे रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो दैट इज रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। इम्प्योरिटी अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। सेम इसी तरीके से डिफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। अगर आप दो एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो डिसलोकेशन की वजह से भी रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है। Till dB temperature it will show only residual resistivity, and after a dB temperature thermal vibration started. So as temperature increases thermal vibration increases and the resistivity increases। इस पूरे रूल को हम मैथसन रूल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मैथसन रूल आपका किससे रिलेटेड है, तो यू विल से रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है।
अब अगर हम एलॉय की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के एलॉय पढ़ेंगे, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस के अंदर आपके बहुत सारे सब टाइप आते हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, स्टील एंड रॉट आयरन, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फेरस आयरन फेरस आयरन या फेरस एलॉय जो होता है वो आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, यानी एक आयरन और एक कार्बन को मिलकर एलॉय बनाया जाता है और इसमें डिफरेंट टाइप की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ईजी टू फैब्रिकेट होता है और इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस होता है अगर हम फेरस आयरन की बात करते हैं। इसके ड्रॉबैक क्या है कि इसकी डेंसिटी हाई होती है, कोरोजन के प्रोजन होता है, यानी इसमें आप देखते हैं कि आयरन यानी लोहे वगैरह में बहुत जल्दी जंग लग जाती है, तो ये जंग बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। कंपेरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है। अब हम ये आपका नेक्स्ट स्लाइड में पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं आपका बेसिकली। तो जो आयरन होता है वो बेसिकली ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट एंड साइड्रोडाइट, ये डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं जो इसके फॉर्म में आयरन पाया जाता है। अगर हम बात करें तो इस ऑक्साइड से हम इसे पिग आयरन में कन्वर्ट करते हैं और फिर पिग आयरन से हम इसको सुटेबल आयरन में बनाते हैं। पिग आयरन से हम बेसिकली इसको डिफरेंट फर्नेस में वर्क कराते हैं, रैपिड कूलिंग कराएंगे या स्लो कूलिंग कराएंगे, तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट मटेरियल्स मिलता है। अगर हम इसको क्यूबोला आयरन में यूज़ करते हैं, यानी हम पिग आयरन को क्यूबोला आयरन में डालते हैं, तो हमें कास्ट आयरन मिलता है। कास्ट आयरन में आपका कार्बन का परसेंटेज 2 से 4.3% होता है, ठीक है। ये आपका थोड़ा ब्रिटल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने डिफरेंट फर्नेस यूज़ किए, लाइक बेसेनमेर, ओपन हेल्थ फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इन फर्नेस में अगर हम काम करते हैं तो हमें स्टील मिलता है। तो हमें फर्नेस का नाम जरूर याद रखना है, क्या पता है सर्टेन रीजन में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। इन फर्नेस का यूज़ करके हमें इन फर्नेस में अगर हम करेंगे तो हमें स्टील मिलता है। स्टील में कार्बन का कंटेंट 0.5 से 1.5% होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर हम पडलिंग फर्नेस यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर रॉट आयरन मिलता है और रॉट आयरन आपका प्योरेस्ट फॉर्म होता है, यानी इसमें 99.7% आयरन पाया जाता है, यानी हमें इसमें बोले तो कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो आपका आयरन है वो हार्ड होता जाएगा। यानी अगर हम रॉट आयरन की बात करें तो ये बहुत डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, आप उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। स्टील की बात करें तो स्टील में भी आपको किसी भी शेप में डाल सकते हैं क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली कार्बन आयरन कम है। बट अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी, कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में आता है और रॉट आयरन, मेलेबल आयरन, वाइट कास्ट आयरन क्या होता है। तो स्टे ट्यून विथ मी, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।